हेलो एवरीवन। बोर्ड पे हमने पिछले टेस्ट का क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो पहले हम लोग इस टेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर हमारा जो प्रोसीजर है उस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन हमारा पिछले टेस्ट में ये था, हमारे पास में एक राइट एंगल ट्राइंगल था, उसके कॉर्नर ए पे चार्ज रखा हुआ था 12 × 10⁻⁹ कूलम का, और हमसे पूछा ये जा रहा था कितना वर्क करना होगा अगर किसी 4 कूलम के चार्ज को, 4 कूलम के चार्ज को ले जाना हो B to C। तो हम इसको बनाने का तरीका बहुत सारा है, लेकिन हम लोगों ने जिस कॉन्सेप्ट को सीखा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा था लास्ट लेक्चर, उसका यूज करके इस क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। देखो, कह रहा है B से कहाँ ले जाना है C, तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ा और अपने अपने हिसाब से सॉल्व किया, आंसर भी ठीक ठाक दिया। कुछ लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, किसी ने पूछा कि इसमें फोर्स कहाँ से लाएंगे, तो देखो उतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, वो सब तो हम लोग कर चुके हैं, हम लोग के पास पूरा बना बनाया फॉर्मूला है, और फॉर्मूला भी 2-3 फॉर्म में है, तो आप जिस फॉर्म से चाहे सॉल्व कीजिए। तो देखिए, ये जो हमारा चार्ज है ए पे जो पहले से मौजूद है, इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। ये अपना पोटेंशियल बी पे भी क्रिएट करेगा और ये अपना पोटेंशियल सी पे भी क्रिएट करेगा, और इसी के पोटेंशियल के कारण आपको जब बी से सी पे ले जाना होगा तो आपको वर्क करना होगा। तो जैसे मान लो हमें निकालना है पॉइंट बी का पोटेंशियल। क्यों पॉइंट बी का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि पॉइंट ए पे एक सोर्स चार्ज है 12 × 10⁻⁹ कूलम, इसके कारण कहाँ पोटेंशियल निकालेंगे? बी पे। तो बी पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/4πε0 सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज एट ए, और बाई दूरी हो गई ए से लेकर कहां तक? बी तक। ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट बी का। अगर कोई हमसे पूछेगा पोटेंशियल एट पॉइंट सी कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे? 1/4πε0। सोर्स चार्ज वही है, ए पर का ही चार्ज है, और दूरी अब लेंगे ए से लेकर सी तक। तो सबको पता है ये जब 3 मीटर, ये 5 मीटर, तो ये 4 मीटर, ये बातें सबको पता है। देखो, ये कांस्टेंट का वैल्यू तो फिक्स है, मान लीजिए, या चलो फाइनली इसको सॉल्व करने के समय रखेंगे। अब हमारा हम लोगों ने आप लोगों को जो कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, जैसे अगर कोई हमसे पूछेगा कि आपको ले जाना है बी से सी, यानी वर्क डन निकालना है फ्रॉम बी टू सी, तो हमने कहा था कि जब कभी भी वर्क डन फ्रॉम बी टू सी आपको निकालना, ठीक है। अब पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ये कैसा चार्ज होता था? टेस्ट चार्ज इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड डी। ये लॉजिक हमने आपको लास्ट क्लास से बताया था, वीसी माइनस वीबी को कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट सी एंड बी इज इक्वल्स टू, इसका डेफिनेशन ही होता था वर्क डन मूविंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू सी का डेफिनेशन वीसी माइनस वीबी। ऐसा क्यों लिखते, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। वीसी का वैल्यू भी मेरे पास है, वीबी का वैल्यू भी मेरे पास, उसको रखेंगे और चार्ज से गुना करेंगे, वर्क डन निकल जाएगा। तो वर्क डन बराबर, यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा? दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए और टेस्ट चार्ज से क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। टेस्ट चार्ज कितना है? 4 कूलम, जिसको कि हमें क्या कराना है? मूव। तो Vc माइनस Vb जब निकालोगे तुम, तो देखो Vc माइनस Vb का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1/4πε0 तो कॉमन हो गया, बच क्या गया? चार्ज भी दोनों पे क्या है? कॉमन ही है। बच गया Vc में कितना बच गया? 1/AC माइनस 1/AB। आप अगर चाहते तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से भी कर सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने यही फॉर्मूला यूज करके ये फॉर्मूला डिराइव किया था। जब हम डेरिवेशन कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का, हमने ये फॉर्मूला आपको बताया था, 1/RA माइनस 1/RB करके ऐसा कुछ। तो चलिए, चार्ज एट ए पर का चार्ज है कितना? 12 × 10⁻⁹, तो इस वैल्यू को रखा जाए 12 × 10⁻⁹। 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। अच्छा, चार्ज का वैल्यू कितना है? 4 कूलम। अब 1/AC, ए से लेकर के सी तक की दूरी कितनी है? 1/4, अब माइनस 1/3। तो 1/4 में से 1/3 जाएगा तो नीचे में 12 हो जाएगा एलसीएम, और ऊपर में बच जाएगा 3 - 4 माइनस 1/12। इसको जब तुम सॉल्यूशन की ओर लेकर जाओगे, चलो हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं आगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखो, ये -9, ये +9 कैंसिल हो गया, 9 बचा और 12 बचा। 12 बचा और क्या बचा? 9। हम निकाल क्या रहे हैं? वर्क फ्रॉम बी टू सी। हम लिख देते हैं, हम कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क फ्रॉम बी टू सी। क्या क्या रह गया यहाँ? 12 रह गया और 9 रह गया। चलिए, अब यहाँ पर आइए, 4 भी रह गया। अब यहाँ पे आइए, 1/4 माइनस 1/3, ये हो जाएगा -1/12। 12 से 12 हमारा क्या हो गया? कैंसिल। आंसर आ गया वर्क डन फ्रॉम बी टू सी का -36 जूल। यही था आपका राइट आंसर। बहुत लोगों ने इसका राइट आंसर दिया, बहुत लोगों ने इसमें अप्रोच अच्छा दिखाया। तो एक काम करते हैं, जिनसे सॉल्व नहीं हो पाया था, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम बताते हैं इस टेस्ट में हमारा विनर कौन है।
तो हर बार की तरह फिर से इस बार लिस्ट काफी लंबी है। पहले हम उन लोगों का नाम लेते हैं जिन्होंने राइट आंसर दिया था। राइट आंसर देने वालों के नाम है साक्षी, नुसरत, अमन। अमन का जो आंसर होता है उसका फॉर्मेट बहुत अच्छा होता है। तो अमन का जो मतलब लिखने का स्टाइल होता है, इस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही लिखने की कोशिश करना है सब लोगों को। अमन, ऋतिक, अभिषेक कश्यप, सन्नी कुमार, सेजल, शिखा, दीपक, मोनू, शुभम, निशांत, प्रिंस, हर्षिता मौर्य, मानसी, खुशी, इन लोगों का जो आंसर था वो सही था। कुछ लोगों ने अच्छा अप्रोच दिखाया, आंसर तक तो नहीं पहुंच पाए, उनका नाम भी हम लेते हैं। जया, प्रिंस, निधि, नेहा, सोनू, रवि, अनु, फिर से निधि, सुमित, रितिका, गुड़िया, खुशी, काजल। इन लोगों का अप्रोच अच्छा था, आंसर तक नहीं पहुंचे। और कुछ लोगों ने आंसर सही दिया भी है, मतलब कहीं किसी को साइन नहीं दे पाया इसमें। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने नेगेटिव छोड़ दिया, या कुछ लोगों ने मतलब यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक किया, लेकिन उनका अप्रोच अच्छा था। और हमने पहले ही कहा है कि विनर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो लास्ट टाइम तक मेहनत करके, भले ही गलत हो या सही, लेकिन दोस्तों सेंड तो करता है, मतलब मेहनत कर रहा है, तो मेहनत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विनर जो है वो आज के क्वेश्चन में फिर से दो लोग हैं जिनका आंसर बिल्कुल एक ही समय पे आया था, राज श्रीवास्तव एंड गौरी शंकर। तो हम उन दोनों का नाम बोर्ड पे लिख देते हैं। सबसे पहले जो आंसर आया दो लोगों का, राज श्रीवास्तव एंड गौरी शंकर, तो ये लोग इस टेस्ट के विनर हैं। साक्षी का आंसर बार बार कंटिन्यूअसली जितने भी, जब भी हम विनर अनाउंस करते हैं या जो भी विनर होता है उसके हमेशा 1 मिनट या 1.5 मिनट के बाद उसका आंसर आता है, तो उसका भी मेहनत करने का तरीका जो है वो ठीक है। तो चलिए, ये तो सारी बातें हो गई पिछले टेस्ट से रिलेटेड। अब हम लोग आज के टॉपिक पे बात करेंगे, तो हमारे टॉपिक लिखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज हम लोग इस लेक्चर में बेसिकली 2 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है, ये तो एक टॉपिक है। और दूसरा टॉपिक है जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो आपके एग्जाम में उसका डेरिवेशन भी आता है, वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सारे टॉपिक एक दूसरे से मिले हुए हैं। आप हमने जो टॉपिक पहले लिखा है इसको हम बाद में भी पढ़ सकते थे, जो हमने बोला इसे हम पहले भी पढ़ सकते थे, तो ऑर्डर को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस कॉन्सेप्ट सीखते जाइए, जब क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी तो हम कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, थोड़ा सा हम लोग क्लास 11 का पोटेंशियल एनर्जी को रिकॉल करते हैं। तो आप लोग पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन क्या करते थे, द एनर्जी ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, इस तरह से। और हमने आपको इसका सबसे जो मेन डेफिनेशन लिखवाया था, याद करोगे क्लास 11 में हमने कहा था पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल का होता क्या है। तो हमने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम का या पार्टिकल का कैलकुलेट करना, कोई कह दे कि मेरे पास में ये सिस्टम है 3 पेन का सिस्टम है और हम इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, तो आप इसका पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं ना, आप डिफाइन की बात अलग है, लेकिन जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको हम बता रहे हैं। कोई ये कह दे कि नहीं हम इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लेंगे, तो आपका पोटेंशियल एनर्जी कोई कैलकुलेट नहीं कर सकता है। हम जब भी कैलकुलेट करते हैं तो चेंज कैलकुलेट करते हैं, और हमने आपको बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। देखिए, ये डेफिनेशन अभी आपको देखने के लिखने की कोई जरूरत नहीं, अभी डेफिनेशन के ऊपर ध्यान मत दीजिए। अभी जो चीजें हम आपको बता रहे हैं पहले उसके ऊपर ध्यान दें। देखो, हमने आपको बताया था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन, इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। अगर आपको याद ना हो तो आप जाकर अपना क्लास 11 का नोटबुक उलटिएगा तो आपको मिलेगा ये चीज वहां पे लिखा हुआ। और हमने कहा था ये जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है ये बहुत तरह का होता है। हमने उस वक्त जो कंजर्वेटिव फोर्स आपको क्लास 11 में पढ़ाया था वो ग्रेविटेशनल फोर्स था, स्प्रिंग फोर्स था। और हम क्लास 12 में पहले दिन से ही कह रहे हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, वो भी कंजर्वेटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी अब जो हमें डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी,
अगर कोई हमसे कहे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो, तो हम कहेंगे किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज होता है, इनिशियल माइनस फाइनल जो होता है, वो होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। या आप ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट किया गया वर्क। क्योंकि जब भी हम किसी चार्ज को किसी सोर्स चार्ज के पास लाते थे, किसी टेस्ट चार्ज को, तो हमें वहां वर्क करना पड़ता था। जैसे मान लो हमारे पास में एक चार्ज है और ये कहीं बैठा हुआ है, पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, रेस्ट में है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, सोर्स चार्ज है, रेस्ट में है, और हम किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, फिलहाल ही कहाँ रहता था, इन्फिनिटी पे, तो ये इन्फिनिटी पे क्यों रहता था शुरू में? तो शुरू में इन्फिनिटी पे इसलिए रहता था क्योंकि इसका पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या रहेगा, 0, ठीक है। अब इसको इन्फिनिटी से मूव करा के किसी पॉइंट ए पर लाए, किसी भी रास्ते से लाए, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स इसको पाथ से मतलब है नहीं। किसी भी रास्ते से तुम अगर पॉइंट ए पर लाए, मान लो इससे r डिस्टेंस दूर, कितना दूर, r डिस्टेंस दूर, देन यू हैव टू डू सम वर्क। तो आपको कुछ काम करना पड़ेगा। वो काम आप किसके अगेंस्ट करोगे? ये चार्ज को नहीं चाहेगा कि ये टेस्ट चार्ज मेरे पास है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल, क्या करेगा, रिपेल। लेकिन फिर भी आप उसे लेकर आए, इसने फोर्स लगाया था रिपल्सन का, लेकिन आपने इस फोर्स के अगेंस्ट काम किया और उसको पॉइंट ए तक ला करके आपने रख दिया। तो आपने जब उसको उसकी पोजीशन पे लाकर रख दिया, तो आपने वर्क किया, और आपके द्वारा किया गया वर्क इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट इस चार्ज का इस पॉइंट पर एनर्जी हो गया, एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और उसी एनर्जी को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए लग गया क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है वो चार्ज के कारण है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। हम लोग क्लास 11 में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि वहां जो mg होता था फोर्स, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होता था। यहाँ पे जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, तो हम लोग इसको क्या नाम देंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आपको शायद बेसिक फॉर्मूला पता चल गया होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? तो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। खैर, ये तो हमने आपको क्लास 11 के कॉन्सेप्ट से बताया। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो किसी भी चार्ज को कहां से लाएं, इन्फिनिटी से। कहां से लाएं? इन्फिनिटी से, मतलब जीरो एनर्जी से। इन्फिनिटी से लेते हैं क्योंकि वहां का एनर्जी क्या होता है, जीरो। यानी इनिशियल इस चार्ज का एनर्जी क्या है भाई? अगर पूछा जाए तो इस चार्ज का इनिशियल एनर्जी कितना है, तो जीरो। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है भाई, तो जीरो। और जैसे ही ये इन्फिनिटी से ए पर आया, तो अब इसका फाइनल एनर्जी कुछ हो गया होगा, तो हम निकालेंगे चेंज इन एनर्जी, फाइनल माइनस इनिशियल। और जितना एनर्जी आया, क्योंकि इसका पोजीशन चेंज हुआ, तो यही इस पॉइंट का चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। यानी हम जो कैलकुलेट करते हैं, फिर से कह रहे हैं, बोलते जरूर है कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर रहे होते। हम क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्यों कर रहे होते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि शुरू में एनर्जी जीरो है सिस्टम का। कितना है? जीरो। यानी सबका सब चार्ज मेरा कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो कैलकुलेशन में ध्यान में रखिएगा कि इनिशियली हम सारे चार्जेस को रखेंगे कहाँ? इन्फिनिटी पे। इनिशियल एनर्जी जीरो है। अब बाद में उसको किसी पोजीशन पे लाकर रख देंगे। जितना वर्क हमें करना पड़ेगा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वही इस पॉइंट का क्या बनेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात? बिल्कुल। और वही चीज हमने यहाँ डेफिनेशन में लिखा है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। सिस्टम हो गया, देखो एक चार्ज पहले से मौजूद और एक चार्ज आप लेकर आए, तो दो चार्ज हो गया। दो चार्ज हो जाए या दो से ज्यादा चार्ज हो जाए, तो वो अब क्या हो गया? सिस्टम हो गया। वो डिफाइंड एज द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन, जो करना पड़ेगा हमें, टू ब्रिंग द चार्जेस कंस्टिट्यूटिंग द सिस्टम, जिस चार्ज से मिलकर ये सिस्टम बना, कंस्टिट्यूटिंग द सिस्टम ऑफ देयर रेस्पेक्टिव लोकेशन फ्रॉम इन्फिनिटी इट इज डिनोटेड बाय यू। और मेजर किस में करेंगे? तो जूल में। कैसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो आपको हमने डेफिनेशन ही बता दिया। डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर से समझ लीजिएगा, इसमें कुछ बातें और बता दें। देखिए, हमने टॉपिक में लिख रखा है सिस्टम ऑफ चार्ज। हमने टॉपिक लिखा है सिस्टम ऑफ चार्ज। तो कोई हमसे पूछेगा कि मेरे पास में एक अकेला चार्ज है Q, क्या इसका ए पॉइंट पर, इससे r दूरी पर ए पॉइंट पर, क्या इसका कुछ अपना एनर्जी होगा? ये मेरा मान लो सवाल है, ठीक है। मेरे को एक चार्ज दिया है, बस एक चार्ज। अब पूछ रहा है कि इस चार्ज का एक पॉइंट पर कुछ एनर्जी होगा। तो देखिए, जो डिफिनीशन है वो तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, मतलब एक के लिए तो एनर्जी होना नहीं चाहिए। फिर भी अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। देखिए, आपको हमने पढ़ाया था पोटेंशियल बराबर फॉर्मूला होता है वर्क डन इन मूविंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज।
बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला है, अगर आप लोग भूल गए तो ध्यान रखिएगा। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हमने सिखाया था इससे 2 लेक्चर पहले, जितना काम करना पड़ता है किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वही वहां तक क्या होता है, पोटेंशियल। तो देखिए पोटेंशियल कौन क्रिएट करेगा यहाँ पर, पोटेंशियल किसके कारण होता है, सोर्स चार्ज कारण। तो अब ये सोर्स चार्ज एक पॉइंट पे अपना पोटेंशियल क्रिएट किया, ठीक है, और टेस्ट चार्ज तो यहाँ है ही। तो आप किसको मूव, अगर इसी को आप टेस्ट मान लीजिएगा तो फिर सोर्स कौन होगा, समझ गए बात को। यानी आपको पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कैलकुलेट करने के लिए अकेला चार्ज रहेगा तो उसका अपना कोई एनर्जी नहीं है, मतलब उसको लाने में उसके पोजीशन को कोई वर्क करने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम 2 चार्ज हो, 3 चार्ज हो, 10 चार्ज हो, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ चार्जेस हो, तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया जा सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल भी हम बोले मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर एक चार्ज है तो आप वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी सीधा क्या बोल देना, 0। अकेला चार्ज कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्रिएट, उसका अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ नहीं होता है। जब उसके पास कोई दूसरा चार्ज आएगा तब उस सिस्टम का होगा। तो अगर सिंगल चार्ज देके आपसे कोई पूछेगा तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। यानी जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना शुरू करेंगे या डिफाइन करेंगे तो किसके लिए करेंगे, कभी करेंगे तो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो एनर्जी का मतलब वर्क, फिर से समझ लेना, बहुत सिंपल भाषा में समझाते हैं। एनर्जी चेंज इन एनर्जी मतलब वर्क, चेंज इन एनर्जी का मतलब वर्क। अब वर्क देख लो, अकेला कोई चार्ज कहीं बैठा हो तो क्या उसको उसकी पोजीशन तक जाने के लिए कोई वर्क करने की आवश्यकता है क्या। आपके सामने 2 एग्जांपल है, एक ये एग्जांपल, एक ये एग्जांपल। देखो यहाँ ऑलरेडी पहले से चार्ज बैठा हुआ था, तो जब इस चार्ज को लेकर आया तो हमें वर्क करना पड़ा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था। इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया और ये जब आया तो इसके फोर्स के कारण हमें वर्क करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड कारण वर्क करना पड़ा। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो सोर्स चार्ज ये है, टेस्ट चार्ज तो कोई है नहीं, या ये जब आया होगा तो यहाँ तो कोई था नहीं। ये जब इस पॉइंट पर, मान लो ओ पॉइंट पर जब ये आया होगा तो कोई तो मौजूद था नहीं जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसका विरोध करता, तो कोई तो यहाँ इसको रोकने वाला था ही नहीं, तो इसे कोई वर्क करने का जरूरत पड़ा नहीं। जब इसे कोई वर्क करना ही नहीं पड़ा तो इसकी वर्क जब 0 तो इसका एनर्जी भी क्या हो गया, 0। या इसको बहुत हम एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताते हैं। मान लो कहीं पर खाली जमीन है, कोई नहीं रहता है, ठीक है, खाली जमीन है, कोई नहीं रहता है। आप एक चार्ज हो और आप जाकर वहां घर बना लो और वहां कोई रहता ही नहीं है। आपको वहां पे घर बनाने के लिए किसी से लड़ने का, झगड़ने का या अपना एनर्जी वेस्ट करने का जरूरत है क्या, पैसा खर्च करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वहां तो कोई था ही नहीं। कोई होता तब ना वो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड वहां क्रिएट करके रखता और आप जाते तो आपको भगाता और फिर आप एनर्जी लगाते उसके अगेंस्ट वर्क करते और वहां टिकते। लेकिन वहां तो कोई था नहीं, यानी आप अकेले थे। तो जब तक आप अकेले हैं तो आपका फिलहाल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी क्या है, 0 है। हाँ, अब अगर आप वहां बस गए, अब कोई दूसरा आना चाह रहा है, तो जब एक के बाद दूसरा आएगा और दूसरा आके अगर वहां बसेगा तो 2 जब नहीं जाओगे तो अकेले नहीं रहे, वो सिस्टम हो गया। तो वो जो आके वहां बसेगा वो आपके अगेंस्ट वर्क करेगा तो ही ना बसेगा। आप तो नहीं चाहोगे, आप चाहोगे कि हम पूरा अपने फील्ड क्रिएट करके रहें, आप उसको भगाने की कोशिश करोगे। लेकिन फिर भी अगर वो बस गया मतलब उसने आपके अगेंस्ट वर्क किया और जिस पॉइंट पे वो बसा उस पॉइंट पे आपने उसको रोकने के लिए जितना एनर्जी लगाया उतना ही उसने बसने के लिए एनर्जी लगाया। यानी उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी जितना उसने वहां पे रहने के लिए वर्क किया वो हो जाएगा। यानी कभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जी डिफाइन होगा या कैलकुलेट होगा तो वो किसके लिए होगा, तो सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए होगा। ये क्लास 11 की बात थी, ये एक छोटा सा एग्जांपल था, सब कुछ हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आप ये डेफिनेशन नोट कर लीजिए और किसी को ये लिखने का मन हो तो लिख लीजिए। फिर हम लोग डिटेल में कैलकुलेशन देखते हैं, कैलकुलेशन कैसे होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का। देखिए हमने अभी कहा आपको कि जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज होना चाहिए। अब ये सिस्टम ऑफ चार्ज 2 चार्ज का हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 का हो सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं। चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है सिस्टम में, क्योंकि पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। V इक्वल्स टू फॉर्मूला आप लोग जानते थे, हम लिख देते हैं V इक्वल्स टू 1/4πε0 चार्ज बाई दूरी यानी क्या। और अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव रखेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होगा, यानी जो चार्ज होगा वो विथ साइन रखा जाएगा, ये हमने आपको बताया था। तो V का फॉर्मूला याद रखेंगे और हमने आपको बताया था V बराबर फॉर्मूला होता है, V बराबर फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो ये दोनों फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा और अब आपका सारा काम यहाँ इजीली हो जाएगा। हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस, मान लेते हैं हमारा जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा है,
इस सिस्टम में दो चार्ज है, ए पे है Q1 प्लस में चलो, अब बी पे भी मान लो प्लस में Q2, ठीक है। ये हमारा सिचुएशन है और हमें इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, 20 चार्ज हो, हम जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल एकदम आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, दो चार्ज है ना और आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है, मतलब चेंज इन पोटेंशियल। शुरू में क्या रहा होगा, जीरो, ये मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब शुरू में ये सारा सिस्टम, ये सारा चार्ज कहाँ था, इंफिनिटी पे, वहां इसकी सारी एनर्जी क्या थी, जीरो। अब ये ऐसा अरेंज हो गया, जैसे ये लाइन है, एक चार्ज यहां रख दिए और एक चार्ज यहां रख दिए। तो सोचने वाली बात है कि अगर हम दो चार्ज को यहां और यहां रखे थे तो ये खुद ब खुद तो अरेंज नहीं हो गया होगा, हम कहीं से ला के नहीं रखे, हम इंफिनिटी से लाए, मान लो Q1 इंफिनिटी से लाए, यहां रख दिए, Q2 इंफिनिटी से लाए, यहां रख दिए। तो Q1 और Q2 को A और B पे रखने में हमें वर्क तो करना ही पड़ा, और जितना हमें वर्क करना पड़ा इस सिस्टम को बनाने के लिए, वही वर्क इस सिस्टम का क्या बन गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी अगर हम वर्क कैलकुलेट कर दे, समझिएगा बात को, अगर हम वर्क कैलकुलेट कर देना तो हम पोटेंशियल एनर्जी तक पहुंच सकते हैं। तो वर्क का फॉर्मूला है क्या, पोटेंशियल गुना टेस्ट चार्ज, पोटेंशियल गुना टेस्ट चार्ज। अब यहाँ पे टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, हम फॉर्मूला से आपको समझाते हैं। हम जब पोटेंशियल लिखते हैं 1/4πε0Q/r, तो पोटेंशियल होता है सोर्स चार्ज का। ये कौन सा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज। आप भी अपने कॉपी के किनारे इन सब बातों को नोट करके अच्छे से ध्यान रखिएगा। यानी पोटेंशियल में ये जो Q होता है, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल में यहाँ पे जो Q होता है वो कौन सा चार्ज होता है, सोर्स चार्ज। और सोर्स चार्ज कौन होता है, जो पहले से मौजूद है, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, जो पहले से मौजूद है, जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है। और जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते थे तो होता था वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी ये जो Q0 है या स्मॉल q कहते थे हम लोग, ये कैसा चार्ज होता था, तो टेस्ट चार्ज। कुछ नहीं दिया रहता था तो हम मान लेते थे +1 कूलम, लेकिन हो सकता है एग्जाम में दिया रहे। अब टेस्ट चार्ज भी नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। टेस्ट चार्ज के साथ भी मसला है जी कि ये अगर देगा, एग्जाम में दिया हो तो इट मे बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो आप दोनों जगह Q का मतलब बिल्कुल क्लियर रखिएगा। जब बच्चों से इसका न्यूमेरिकल नहीं बनता है, इसका कॉन्सेप्ट में फंस जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करें, तो वो समझ नहीं पाते हैं सोर्स चार्ज कौन है, टेस्ट चार्ज कौन है। तो वो आपको सिचुएशन के हिसाब से समझना सीखना पड़ेगा। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हमें इस सिस्टम में पूरा वर्क कैलकुलेट करना है। तो सोचो, मान लो फिलहाल तुम कि ये सिस्टम जो था ना, शुरू में ऐसा तो था नहीं, ठीक है। शुरू में तो मान लीजिए कि मेरे पास सिर्फ 2 पॉइंट था, दोनों पॉइंट के बीच में दूरी कितनी थी, r। यानी जब कभी भी आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना हो तो ध्यान में ये रखना है कि पहले तो ऐसा सिस्टम था नहीं। पहले तो सब चार्ज कहाँ था, इंफिनिटी पे। पहले चार्ज सब कहाँ था, पहले Q1 और Q2 दोनों के दोनों कहाँ है, शुरू में कहाँ है भाई, तो इंफिनिटी पे, ठीक है। अब Q1 को लाना है A पर, अब Q2 को लाना है B पर, और नेटवर्क निकाल देना है, वही क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी अगर आपको U निकालना है, मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमें यहाँ पे 2 काम करना होगा। देखिए, सबसे पहले हमें काम करना होगा, सबसे पहले Q1 और Q2 में से किसी एक चार्ज को लेकर आएंगे। तो मान लिया सबसे पहले हम Q1 को लेकर के आए, किसको लेकर के आए, Q1। मान लो Q1 आ गया। देखो हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि U। तो U जब कैलकुलेट करेंगे तो मान लेंगे कि शुरू में वो सिस्टम ऐसा था नहीं, शुरू में तो ऐसा सिस्टम होगा नहीं। अब सिस्टम को वैसा बनाना है, बनाने में जैसा जो वर्क करना पड़ेगा वही उसका क्या है, एनर्जी है। तो देखो हम क्या करेंगे, शुरू में सारे चार्ज को हटा देंगे। तुम भी मतलब क्या करना, मान लेना कोई चार्ज नहीं है और बारी बारी से चार्ज को लेकर आना है। तो मान लो तुम Q1 को पहले लेकर आए, किसको लेकर आए, Q1 को। तो जब Q1 आया तो कोई मौजूद था क्या, जैसे हमने कहा था आपके पास खाली जमीन है और ये मान लो कि तुम हो आके बस गए, प्लस Q1, ठीक है, आगे बस गए, कोई रोकने वाला है कुछ नहीं। यानी 1 को A तक आने में कोई वर्क करना पड़ा, 1 का वर्क क्या होगा, 0। 1 का वर्क क्या होगा, 0, ठीक है, प्लस वो हम लिखेंगे बाद में, 1 का वर्क क्या होगा, 0। अब कौन आएगा, सोचिए, अब Q1 तो आ चुका है, आप जाके उस जमीन पे बस गए। अब वहां पे B पे कोई आना चाह रहा है, तो आप जब वहां जाके बस गए तो आपने अपना फील्ड क्रिएट कर लिया। अब इस चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लिया, क्रिएट। अब जब Q2 B पर आएगा, Q2 जब B पर आएगा, समझिएगा, Q2 जब B पर आएगा
Q1 उसको रोकेगा। Q1 क्या करेगा? उसको रोकेगा। और जो पहले से मौजूद है वो बन गया सोर्स चार्ज, यानी Q1 मेरा कौन हो गया? सोर्स चार्ज। पोटेंशियल यही क्रिएट करेगा। अब Q2 जो आ रहा है वो क्या हो गया? टेस्ट चार्ज, यानी कि वो मूव करेगा। यानी यहाँ टेस्ट चार्ज आपको मानने की जरूरत नहीं है, जो आ रहा है Q2 वो टेस्ट चार्ज है, और जो वहां पहले से मौजूद है वो सोर्स चार्ज है। यानी जब 2 आएगा तो उसे 1 के अगेंस्ट में वर्क करना होगा। तो W21 का मतलब वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज Q2 अगेंस्ट द सोर्स चार्ज Q1। समझ गए बात को? तो हम यहाँ पे W1 और W21 का वैल्यू मतलब लिख देते हैं। हेंस W1 ये है वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज, क्योंकि हम बार बार किसको लिखेंगे नहीं, हम डायरेक्ट ये रोटेशन से काम करेंगे। आपको एक बार बस लिख देते हैं इन चार्ज Q1, और वो क्या होगा? 0। हमने क्या बोला था? 0। क्यों 0 होगा? क्योंकि पहले से कोई चार्ज मौजूद नहीं था। बिकॉज देयर वॉज नो एनी चार्ज इनिशियली। ठीक है। अब W21 को क्या बोलेंगे? W21 क्या है? तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q2 को मूव करने वाला वर्क अगेंस्ट या इन प्रेजेंस ऑफ Q1। समझ जाएंगे? वर्क डन Q2 को लाने में किया गया वर्क डन किसके प्रेजेंस में? कौन पहले से मौजूद था? Q1। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? W21। और अब हम लोग यहां पे लगाते हैं फॉर्मूला। तो देखिए एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा? ये वैल्यू क्या हो गया हमारा? 0। याद रखिए, जिसको भी आप मान लो 4 चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, तो जिस चार्ज को सबसे पहले लेकर आओगे ना उसका वर्क हमेशा 0 रहेगा, क्योंकि जिसको तुम पहले लेकर आ रहे हो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। और ये देखो रटा हुआ नहीं कि पहले ए पे ही चार्ज आता, तुम हो सकता था पहले बी पे लेकर आते, तो उस समय में क्या हो जाता? बी का वर्क क्या हो जाता? 0। W21 क्या हो जाता? 0। फिर जब तुम 1 को लेकर आते तो तुम्हें वर्क करना पड़ता। ठीक है, यानी ए पे लाने में बी के अगेंस्ट वर्क होता। तो स्केलर क्वांटिटी सबको ऐड करते तो आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था। नोटेशन आप अपने हिसाब से लेते रहना। तो चलो प्लस, अब आते हैं, ये तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये तो होगा। तो देखो तो जरा, वर्क बराबर फॉर्मूला क्या है यहाँ से? वर्क बराबर पोटेंशियल गुना चार्ज। वर्क बराबर क्या है यहाँ पे फॉर्मूला? पोटेंशियल गुना चार्ज। पोटेंशियल गुना चार्ज। अब किसका पोटेंशियल होगा और कौन सा चार्ज होगा, यही ना दिक्कत। तो पोटेंशियल किसका होगा? तो पोटेंशियल किसका होता है जी? सोर्स चार्ज का। पोटेंशियल किसका होता है? सोर्स चार्ज का। सोर्स चार्ज कौन है? Q1, यानी पोटेंशियल होगा 1 का। पोटेंशियल किसका होगा? 1 का। अब मूव कौन किया गया? Q2 प्लस Q2 अब यहाँ गया, तो मूव किया Q2, तो टेस्ट चार्ज कौन हो गया? Q2। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? V1 पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 टेस्ट सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन है? Q1, टेस्ट चार्ज Q2 बटा में R। ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ये जो पोटेंशियल जी आया, यानी कि U इक्वल्स टू कितना आ गया? हम इसको फाइनली इधर लिख देते हैं। U बराबर आ गया कांस्टेंट, यानी कि Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी कितने चार्ज का? कितने चार्ज के सिस्टम का? 2 चार्ज के सिस्टम का। देखिए 2 चार्ज के सिस्टम का ये है, 3 चार्ज का कुछ और आएगा, 4 चार्ज का कुछ और आएगा। तो आपको ये फॉर्मूला रटने से कोई फायदा नहीं। कितने चार्ज का रटोगे? आपको क्या रटना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा? कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट क्या है हमने सिखाया? कॉन्सेप्ट फिर से समझिए। कॉन्सेप्ट क्या यूज करना है? मान लेना है शुरू में कोई चार्ज है नहीं, मान क्या लेंगे? शुरू में कोई चार्ज है नहीं। उसके बाद हम बारी बारी से चार्ज को लेकर आएंगे। पहला चार्ज लाएंगे, वर्क 0 होगा। फिर दूसरे को लाएंगे, जो प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा। तीसरा चार्ज होता, मान लो इस सिस्टम में 3 चार्ज होता, तो जब तुम तीसरे को लेकर आते इंफिनिटी से सी पर, तो आपको यहाँ पे 2 वर्क निकालना पड़ता है, एक Q2 के लिए और एक Q1 के लिए। यानी इस केस में 3 चार्ज होगा तो 4 बार वर्क निकलेगा, एक 0 फिर एक इसका, और जो तीसरा आएगा उसके लिए 2 वर्क। अगर 4 चार्ज का सिस्टम होगा तो आपका और नंबर ऑफ वर्क बढ़ जाएगा। यानी सिर्फ आपको वर्क निकालते जाना है, जोड़ते जाना है, स्केलर क्वांटिटी, आपको आंसर मिलता चल जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक इंपॉर्टेंट बात है,
जो आपका नेट एनर्जी आया वो पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? ध्यान दीजिए, नेट जो हमारा वर्क आया है वो पॉजिटिव आया है। सर पॉजिटिव क्यों आया है? तो देखो दोनों चार्ज पॉजिटिव था। अब पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्शन। तो आप याद रखना, जब एनर्जी पॉजिटिव आ जाए ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इस चीज को हमेशा याद रखना। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है, इसमें क्वेश्चन रहता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वो क्या पूछ देता है कि किसी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो आया पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब बताओ। आप इसका सीधा मतलब लिखोगे कि वहां पे क्या है? नेट रिपल्शन काम कर रहा है, यानी उस सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो कैसा है? तो रिपल्शन का फोर्स है। एनर्जी जब भी आपकी टोटल एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए मतलब वहां पे क्या हो रहा है? रिपल्शन। अगर मान लो हम यहाँ पे एक प्लस रखते हैं दूसरा माइनस रखते हैं तो एनर्जी आपका नेगेटिव आ जाता, मतलब वहां पे नेट क्या हो रहा होता? अट्रैक्शन। आप लोगों ने केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहे, ध्यान दीजिएगा। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का जो एनर्जी का फॉर्मूला होता था बोर्स एटॉमिक मॉडल में, एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 Z²/n²। ऐसा कुछ करके आपने पढ़ा था, -13.6 Z²/n²। एन वहां पे नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होता था, जेड आपका एटॉमिक नंबर होता था, तो वहां देखते थे माइनस लगा रहता था। आप ध्यान देना, बोर्स एटॉमिक मॉडल जब तुम पढ़ते थे केमिस्ट्री में तो एनर्जी हमेशा नेगेटिव में आता था। तो आपने शायद कभी टीचर से पूछा ना हो या आपका ध्यान नहीं गया हो, वो नेगेटिव इसलिए आता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता था, दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा? प्लस माइनस, यानी क्या होगा? हमेशा क्या होगा? अट्रैक्शन। और हमने अभी आपको बताया जब अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, तो कभी भी आपसे कोई ऑब्जेक्टिव में पूछ दे 1 मार्क्स में, हेंस देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, व्हाट विल बी द साइन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी? आप जवाब दीजिएगा नेगेटिव। There is net repulsion of force is working in this situation या in this arrangement, then what will be the sign of electric potential energy? आप जवाब दीजिएगा क्या? प्लस। तो एनर्जी प्लस माइनस क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे, उसमें 3 चार्ज रख करके आपको कैलकुलेट करने के लिए सिखाते हैं, तो फिर आप 4 चार्ज 5 चार्ज का आप खुद ही निकाल पाओगे। तो आप इन बातों को नोट कर लीजिए, देख लीजिए कैसे कैलकुलेशन हुआ है, और उसको ज्यादा फोकस करके उसको ध्यान रखना है क्योंकि वही काम आएगा आपको आगे। देखिए हमने बोर्ड पे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बना रखा है ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर के। और इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत हद करके आता रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी खूब आता है। तो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसके रिजल्ट को अगर आप याद कीजिएगा, मतलब इसके फॉर्मेट को याद कीजिएगा, तब कॉम्पिटिशन काम आएगा। कहता है मेरे पास में सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम शोन इन फिगर, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा बिलो। सिस्टम में कितने चार्ज है? 3, मतलब एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के कॉर्नर पे चार्ज को रखा गया, ए पे भी +10 माइक्रोकूलम, बी पे -10 माइक्रोकूलम और सी पे +10 माइक्रोकूलम, और आपसे कहा गया कि सिस्टम का एनर्जी निकालिए। मतलब समझना ऐसा है कि तीनों चार्ज शुरू में कहाँ होगा? इंफिनिटी पे, जीरो एनर्जी पे। और जब इसको ए पे लाके रखा गया इतना चार्ज, बी पे लाके रखा इतना चार्ज, सी पे लाके रखा इतना चार्ज, तो चार्ज को इस कॉन्फ़िगरेशन में लाके रखने में वर्क तो किया गया होगा खुद। कोई ऐसा जादू तो हुआ नहीं कि अपने आप सारा आया चार्ज और यहाँ के रखा गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो अगर ऐसे चार्ज का सिस्टम बनाया गया है, समझना, अगर ऐसे चार्ज का सिस्टम बनाया गया है तो वर्क किया गया है, और जितना नेट वर्क किया गया है वही इसका एनर्जी है। अब उस एनर्जी को करते हैं कैलकुलेट। तो अगर आपको यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करना है तो हमने क्या बताया, आप मान लेना कि फिलहाल यहाँ कोई चार्ज है ही नहीं, ठीक है, और बारी बारी से सारे चार्जेस उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन पे लाते रहना। तो चलो मान लेते हैं कोई चार्ज नहीं है, और आपको जिस चार्ज को पहले लाने का मन है उस चार्ज के बारे में बात करते हैं। तो चलो मान लो पहले हम अभी तो कोई चार्ज है नहीं, मतलब सिस्टम में 0 चार्ज है। मान लो सबसे पहले हम ए पे चार्ज को लेकर आए, तो हमने आपको समझाया था जब कोई है ही नहीं, खाली जगह है, और कोई बसने आ गया, रहने आ गया, तो उसे कोई वर्क करने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका एनर्जी क्या रहेगा? एक चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी 0, मतलब वर्क उसका 0, WA का वैल्यू क्या रहेगा? 0। अब चलते हैं प्लस, ठीक है। अब मान लीजिए एक वाला तो आ गया है, ये पहुंच गया, अभी बी पे और सी पे चार्ज नहीं है, तो अब कोई एक और आना चाहेगा, एक आदमी बस गया पॉजिटिव नेचर का। अब मान लीजिए बी पे एक आदमी रहने आ गया उसके प्लॉट के अंदर, वो नेगेटिव नेचर का है, तो आपको पता है प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो अब जब ये बी वाला आ जाएगा तो ए वाला तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके रखा, वो पहले से प्रेजेंट है, मतलब ए वाला हो गया सोर्स चार्ज, और जो आ रहा है बी पे रहने के लिए वो क्या हो गया? टेस्ट चार्ज। यानी ए के अगेंस्ट बी को वर्क करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे WAB। आप नोटेशन को हम जो कह रहे हैं अपने हिसाब से आप लिख लेना, हम बस नोटेशन WAB का मतलब क्या है?
वर्क डन इन मूविंग द चार्ज, या WBA कर देते हैं, वर्क डन इन मूविंग द चार्ज B इन द प्रेजेंस ऑफ चार्ज एट A। ठीक है, हो गया काम, B वाला चार्ज भी पहुंच गया, अब C वाला चार्ज आना चाह रहा है। अब ऑलरेडी उस प्लॉट पे दो आदमी रह रहे हैं, A अपने मकान में, B अपने मकान में। अब उस जगह पे इन्हीं दोनों का वर्चस्व है, इन्हीं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब तीसरा कह रहा है हम भी वहां घर बनाएंगे, तो अब तो उसको दोनों से लड़ना पड़ेगा ना, कुछ वर्क A के भी अगेंस्ट करना पड़ेगा और कुछ वर्क B के भी अगेंस्ट करना पड़ेगा। यानी जब C वाला चार्ज रहने को आएगा तो कुछ वर्क C वाला A के लिए भी करेगा और कुछ वर्क C वाला B के अगेंस्ट भी करेगा। यानी तीन चार्ज का जब सिस्टम होगा तो आपका वर्क 4 पार्ट में कैलकुलेट होगा, 1 2 3 4। ठीक है, इसकी वैल्यू सबको पता है क्या होने वाली है, तो जल्दी से 0 प्लस, चलिए WBA, तो वर्क का फॉर्मूला हमने आपको सिखाया था, पोटेंशियल बटा चार्ज, पोटेंशियल बटा चार्ज। पोटेंशियल किसका होता है, सोर्स चार्ज का, और नीचे कौन होता है, टेस्ट चार्ज। यानी पोटेंशियल किसका होगा, वर्क बराबर क्या होगा फॉर्मूला, सॉरी उल्टा, वर्क बराबर पोटेंशियल गुना चार्ज। जो हमने लिखा था वो पोटेंशियल का फॉर्मूला था, वर्क बटा चार्ज। तो देखिए वर्क बराबर क्या सीखे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गुना चार्ज। ये कौन है, सोर्स चार्ज। पोटेंशियल किसका, सोर्स का, लाना किसको है, टेस्ट को। तो चलिए WBA का मतलब हमने क्या समझाया, B को लाना है A के प्रेजेंस में, B को लाना है A के प्रेजेंस में, B आएगा, A मौजूद है, तो जो मौजूद है वही सोर्स है, मतलब उसका पोटेंशियल। आ कौन रहा है, B पर का चार्ज, यानी ये QB। तो WBA का फॉर्मूला होगा VA इंटू QB। इसी में कंफ्यूजन होता है, हम बार बार कह रहे हैं, जब भी आप कैलकुलेशन करने बैठोगे यहीं पे गड़बड़ाओगे कि VA में कौन सा चार्ज लेंगे, यहाँ आया कौन। तो VA पोटेंशियल उसका रखना जो पहले से मौजूद है, तो मौजूद कौन था, A पर वाला चार्ज, क्योंकि वो आ चुका था, तो पोटेंशियल A वाले के कारण आया कौन, B पे चार्ज। चलिए अब यहाँ पे मूव कौन कर रहा है, C। यहाँ कौन प्रेजेंट है, A, तो पोटेंशियल A का आया कौन, C। पोटेंशियल B का आया कौन, C। हो गया वर्क का फॉर्मूला, पोटेंशियल गुना चार्ज, पोटेंशियल गुना चार्ज, पोटेंशियल गुना चार्ज। अब ये तो सभी को पता है ना कि सब में तो K कांस्टेंट होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। या चलो एक बार लिख देते हैं, VA का फॉर्मूला लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, सोर्स चार्ज बटा दूरी। सोर्स चार्ज A पर का, चार्ज एट A, दूरी A और B के बीच की बात हुई, दूरी लेंगे A से कहां तक का, B तक। हम पूरा डिटेल में लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। इंटू QB प्लस, अब फिर पोटेंशियल किसका लिखना है, A का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA। लेकिन अब बात हो रहा है A और C के बीच का, तो अब दूरी लेंगे A से कहां तक का, C तक का। ठीक है, इंटू QC प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज B पर का, घुमा कौन, C पर का चार्ज। अब बात हो रहा है B और C के बीच का, तो दूरी लेंगे B और कहां का, C के बीच का। अब सब में से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या निकाल लो, कॉमन। AB AC BC देख लो जरा तुम, AB AC BC सबका वैल्यू क्या है, बराबर है, तो 9 इंटू 10⁹ सबके लिए कॉमन बाहर आ गया। AB AC BC अगर सब अलग अलग होता तो अंदर रखते, लेकिन सब तो सेम है, जितना AB उतना AC उतना BC, उसको भी बाहर निकालो, कितना है, तो 1 मीटर। अब अंदर में है कौन, क्या, QA इंटू QB, तो A पर का चार्ज और B पर का चार्ज, प्लस 10 इंटू -10, माइक्रोकूलम है 10⁻⁻6, 10 गुना 10⁻⁻6, यहाँ पे है माइनस 10 गुना 10⁻⁻6। अब A और C के बीच का बात कीजिए, प्लस A पे चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, और C पे भी चार्ज कितना है, 10 माइक्रोकूलम, प्लस अब किसकी बात करें हम, B और C के बीच की, तो B और C के बीच में एक प्लस में है चार्ज और एक चार्ज किस में है, माइनस में है। तो मेरी समझ में अब यहाँ से कैलकुलेशन में किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना जूल क्या हो जाएगा हमारा आंसर, कैलकुलेशन तो कर ही लोगे, कैलकुलेशन में कहीं कोई समस्या नहीं है। 10⁻⁻6 हर जगह है, कॉमन निकाल देना, बाकी जो बच जाएगा उसको कैलकुलेट कर लेना। तो यही नेट एनर्जी आएगा आपके इस पूरे सिस्टम का। कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। चले एक काम करते हैं, इसके जस्ट बाद हम आपको टेस्ट का क्वेश्चन दे देते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। अब आपके सामने टेस्ट का क्वेश्चन है जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पे बेस्ड है, और इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं। क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्वेश्चन लंबा है, मतलब सॉल्यूशन बहुत छोटा होने वाला है। 2 नेगेटिव चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड Q, 2 नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है Q, एंड 2 आर डिस्टेंस, मतलब यहां से यहां तक आधा डिस्टेंस R और B से C तक का भी आधा डिस्टेंस R, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 2 आर डिस्टेंस अपार्ट। A positive charge plus Q इज lying at the middle of them
प्लस क्यू जो है उसके बीच में है, पॉइंट बी जो है उसका मिडिल पॉइंट है AC के बीच का। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज U1। जब ऐसा सिचुएशन है, ऊपर वाला ये जो जब सिचुएशन ऐसा है तो एनर्जी कितना है U1, एनर्जी कितना है U1। इफ द टू नियरेस्ट चार्जेस आर म्यूचुअली इंटरचेंज, देखो ये दोनों नजदीक वाला चार्ज है ना, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मतलब माइनस वाला यहां पहुंच गया और प्लस वाला यहां पहुंच गया। तो देखो जैसे ही पोजीशन चेंज हो जाएगा, लोकेशन चेंज हो जाएगा, तब हमने क्या कहा है, एनर्जी भी चेंज हो जाएगा सिस्टम का। तो अब नया वाला एनर्जी कितना हो गया U2। तो आपसे कहता है कि दोनों एनर्जी कैलकुलेट कीजिए U1 और U2 और उसका रेशियो बताइए क्या होगा। U1 बटा U2 का वैल्यू क्या होगा, 3:1 होगा, 1:6 होगा, 6:1 होगा, 1:3 होगा। तो ये 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन, ये फिगर, और आप इसे कैलकुलेट कीजिए और आंसर आप बताइए। चलिए हम लोग चलते हैं। हमने कहा था कि आज हम लोग 2 टॉपिक कवर करेंगे, आते हैं दूसरे टॉपिक की ओर। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। देखो कभी कभी किसी बुक में ये टॉपिक भी मिलेगा, या आपके एग्जामिनेशन में कहता है इसका डेरिवेशन करने के लिए, कहता है डिराइव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हमने यहाँ पे दोनों टॉपिक बोर्ड पे लिख दिया, ये ऊपर वाला टॉपिक भी चलेगा, नीचे वाला भी चलेगा, एग्जाम में दोनों में से कोई भी आएगा। देखो हम लोग करने वाले ये हैं, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट देखने वाले हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हो न्यूटन पर कूलम होता है, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया डेफिनेशन आपको देंगे। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग पढ़े, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अलग पढ़े। आज हम दोनों को एक जगह जमा करके एक नया फॉर्मूला आपको बताने वाले हैं। तो देखिए हमने माना क्या है, हमने ये मान लिया है कि कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू प्लेस्ड एट पॉइंट O। देखो हमने मान लिया हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, जो कि किस जगह पे रखा हुआ है, O पॉइंट पे। कहां पे रखा हुआ है, O पॉइंट पे, ठीक है। और इसके बगल में 2 पॉइंट हमने कंसीडर किया है। सपोज दैट V and V plus dV are the electrostatic potential at point A and B। देखो तो जरा, इसके बगल में एक पॉइंट हमने ले लिया A और दूसरा पॉइंट हमने ले लिया B। इसके पास हमने 2 पॉइंट लिया A और B, ठीक है। और ये A और B हमने भले ही फिगर में आपको दिखाया है दूर दूर, लेकिन एक्चुअली में A और B एक दूसरे के जस्ट करीब है, मतलब बिल्कुल बगल बगल में। तो चलो हम थोड़ा बगल ही बना देते हैं, मान लो ये है पॉइंट B। तो B का पोटेंशियल मान लेते हैं कि V है, B पर का पोटेंशियल कितना है, V है, B पर का पोटेंशियल कितना है, V। तो जब तुम थोड़ा करीब आओगे, चार्ज के थोड़ा पास आओगे, तो पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है ना, पास आने पर पोटेंशियल क्या होगा, बढ़ेगा। हमने कह दिया शुरू में ही कि A एंड B आर वेरी नियरर टू ईच अदर। तो अगर B से थोड़ा पीछे आओगे, एकदम जस्ट मतलब नेग्लिजिबल डिस्टेंस है, टेंडिंग टू 0, तो पोटेंशियल बढ़ेगा। लेकिन कितना बढ़ेगा, बिल्कुल छोटा सा इंक्रीमेंट होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा। पहले से पोटेंशियल था V और थोड़ा सा इंक्रीमेंट, तो V का छोटा सा हिस्सा dV होगा। किसी का डी लग जाना मतलब छोटा सा इंक्रीमेंट, छोटा सा चेंज। तो ये पोटेंशियल कहाँ का हो गया, A का। तो A का पोटेंशियल V प्लस dV और B का पोटेंशियल V। A की जो दूरी है और B की जो दूरी है, दूरी के बारे में भी बोर्ड पे लिखा हुआ है। B का जो दूरी है वो है x, B तक का दूरी है x, और ये दूरी चूंकि बहुत कम है, B से A तक का दूरी जो है वो बहुत कम है, हम इसको मान लेते हैं कितना, ये dx, कितना है dx। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी x में से कौन चला जाएगा, dx, x माइनस dx। तो जो कुछ भी बात हमने यहाँ लिखा था वो हमने फिगर में आपको समझा दिया। हमें डेवलप करना है रिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। हम चलते हैं डेफिनेशन से पोटेंशियल डिफरेंस के। हम क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं। क्या करते हैं, एक टेस्ट चार्ज लेते हैं Q। टेस्ट चार्ज कौन सा ले लिया हमने, Q ले लिया। ये हमारा क्या है, टेस्ट चार्ज। और इसे काम करते हैं, मूव कराते हैं। कहां से कहां मूव कराएंगे, B से A। अगर कोई हमसे पूछेगा तो एज वी नो हम लोग को पता है, अगर कोई हमसे पूछेगा VA माइनस VB का फॉर्मूला बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B क्या होगा बताओ, तो हम लोग जानते हैं A और B के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो हम एक टेस्ट चार्ज लेंगे। क्या लेंगे, टेस्ट चार्ज। और उसको मूव करा के लाएंगे B से कहां, A, B से कहां लाएंगे, A। और देखेंगे कितना वर्क हमें करना पड़ा उसे B से A तक लाने में अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पे किधर लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, प्लस चार्ज कारण रेडियली आउटवर्ड। तो फोर्स तो इस पे इधर लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है, Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कितना मान लेते हैं, E। चार्ज कितना है, टेस्ट चार्ज Q, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इस सोर्स चार्ज का, E। तो फोर्स इस पे कितना लगा, QE। तो डेफिनेशन क्या कहता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज
इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम बी टू ए, उल्टा होता है ना, तो टेस्ट चार्ज मेरा कौन है, क्यू। क्लियर है बात। अब हम लोग VA और VB का वैल्यू जो हम लोग ने माना है वो लिखते हैं। VA का वैल्यू है V प्लस DV और VB का वैल्यू है V बराबर वर्क डन। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप जरा देखिए तो फोर्स कितना है QE और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx। तो फोर्स हो गया F वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट हो गया dx वेक्टर, डॉट लगा देते हैं, और डिवाइडेड बाय चार्ज कितना हो गया Q, फोर्स इनटू dx। अब dv में से v चला जाएगा, dv में से v चला जाएगा तो बचेगा कितना, यहाँ पर सिर्फ dv बचेगा। dv बराबर, अब यहाँ पे एंगल की बात करते हैं, देखो फोर्स किधर लग रहा है इधर और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है इधर, मतलब आपको क्या लगाना पड़ेगा, नेगेटिव। देखो इस एंगल को लोग बहुत तरह से लेते हैं, कोई इस तरह जैसे हमने बोला वैसे ले लेता है, कोई कहता है कि नहीं चार्ज को तो इधर मूव कराना है, इतना ही फोर्स इधर लगाना पड़ेगा क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है, तो इसका जस्ट उल्टा फोर्स लगाएंगे तब ना इधर मूव करेगा। तो इस फोर्स को उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, QE के बजाय माइनस QE और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, यानी माइनस Q इंटू dx, मतलब फिर से तो नेगेटिव आना ही है। तो हम सीधा लेके चलते हैं, मेरा डिस्प्लेसमेंट है B से A, मतलब dx किधर है, dx वेक्टर मेरा इधर है, ये मेरा dx वेक्टर है इधर की ओर, और मेरा फोर्स इधर लग रहा है, तो एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा F dx cos कितना हो गया 180 डिग्री और डिवाइडेड बाई चार्ज कितना हो गया हमारा, चार्ज हो गया Q, cos 180 कितना हो गया -1। और फोर्स का वैल्यू सभी को पता होगा, फोर्स बराबर होता है, हमने लिखा हुआ है बोर्ड पे, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dx, अब बटा में Q से Q हमारा क्या हो गया कैंसिल, और cos 180 के लिए हम क्या लगा दें माइनस, F बराबर फोर्स बराबर चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, dx तो dx, Q से Q कैंसिल। तो यहां से देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर, बड़ा ही बेहतर फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया, ये dx इधर डिवाइड में लग जाएगा माइनस के साथ, माइनस dv बटा dx, यही होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे कोई कहे डिफाइन करने को ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया डेफिनेशन अब आपके सामने बोर्ड पर आ चुका है। देखो इसे क्या पढ़ते हैं, किसी के आगे डी लग जाए, याद करो dy बटा dx को क्या पढ़ते थे, याद है तुम लोगों को, dy बटा dx को क्या पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, dx को क्या बोलेंगे, डिस्टेंस दूरी है, और जब दूरी के रिस्पेक्ट में हम किसी चीज का चेंज देखते हैं तो उसे हम लोग ग्रेडियंट के टर्म में डिफाइन करते हैं। देखो मैं लिखा है ना ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का वर्ड इसीलिए आया था क्योंकि यहाँ पे नीचे में दूरी यानी कि dx आने वाला था, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया डेफिनेशन मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, माइनस लगा हुआ है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया डिफिनेशन अब आपके सामने आ गया। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो यहाँ माइनस उसके साइन को बताना है। माइनस क्या बता रहा है, समझना अच्छे से, माइनस ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होगा जिधर पोटेंशियल कम होगा, क्योंकि ई में पोटेंशियल में कैसा रिलेशन है माइनस, यानी हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होता है जिधर पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो दोनों बातों को अभी हम आपको लिखवा देते हैं, पहले आप इन सारी बातों को नोट कीजिए, ये सारा टॉपिक रहा आपका, और ये आपका एग्जैक्ट रिलेशन आ गया, इसी रिलेशन की बात होती है। देखिए हमने आपको जो बताया रिलेशन हमने आपको समझा दिया, अब इस चीज को थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं, जिस बात को हमने कहा था उस बात को हमने लिख दिया है बोर्ड पे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्या, माइनस dv बटा dx। तो हम एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक नया यूनिट आ गया उसको पहले समझ लेते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया डिफिनेशन हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज इक्वल्स टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, तो आप कहिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। ग्रेडियंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। dv को पढ़ेंगे, dv बटा dx को अगर कोई बोले पूरा खोल के पढ़िए तो ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और डिस्टेंस के साथ है इसीलिए हमने वहां पे क्या लगा दिया ग्रेडियंट। जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट होता था, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता था, वैसे ही अगर कोई बोले यहाँ से एक नया यूनिट निकल रहा है, उस यूनिट को बोलो क्या है। तो देखो तो जरा, पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता है, वोल्ट, और डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है क्या, ऐसा यूनिट। तो देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट आया, वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट। बिहार बोर्ड वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अक्सर रहता है कि 4 ऑप्शन देगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें आपको याद है, आपको देखने का था न्यूटन पर कूल।
और न्यूटन पर कूलम रहेगा ही नहीं, तो आपको लगेगा चारों गलत है। गलत नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट आ गया, ध्यान दीजिएगा, हम बार बार कह रहे हैं वोल्ट पर मीटर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का 2 यूनिट, न्यूटन पर कूलम भी और वोल्ट पर मीटर भी, किसी में भी लिखा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको समझेंगे कैसे, तो देखो मान लो मेरे पास में एग्जांपल के तौर पे 2 सिचुएशन है, एक मेरे पास में पॉजिटिव चार्ज है और एक मेरे पास में नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। पहले पॉजिटिव चार्ज समझते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, रेडियली आउटवर्ड, चारों तरफ क्या होता है, निकलता हुआ। यानी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड। अब कोई हमसे कहे कि पॉइंट ए से हम गए पॉइंट बी, पॉइंट ए से कहां गए पॉइंट ई, पोटेंशियल बढ़ा कि घटा, पोटेंशियल बढ़ा कि घटा, तो हम जानते हैं, तो डायरेक्ट समझना, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर पोटेंशियल घटता है। लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जिधर पोटेंशियल घटता है। तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, रेडियली आउटवर्ड, ए से बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ए से बी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा जिधर पोटेंशियल घटेगा, यानी आंसर होगा VA इज लेस देन VB, सॉरी VA इज ग्रेटर देन VB, लिखा हुआ सही था VA, क्योंकि A का पोटेंशियल ज्यादा होगा, B का पोटेंशियल कम होगा। फिर मान लो कोई पॉइंट C है, तो यहाँ का भी पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे पोटेंशियल हमारा क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि फॉर्मूला कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही होता है जिधर पोटेंशियल क्या हो, घटे। लेकिन अगर मान लो मेरे पास है पॉजिटिव की बजाय अगर मान लो नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है, रेडियली इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। अब कोई पूछे कि ए का पोटेंशियल में और बी के पोटेंशियल में कौन ज्यादा कौन कम, तो क्या डिफिनेशन कहता है, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पोटेंशियल घटता है। तो इसमें किधर घटेगा, तो इधर आने में, यानी ए का पोटेंशियल कम होगा और बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। तो अगर आपको चार्ज दे करके पोटेंशियल के बारे में पूछेगा तो आप इस लॉजिक से आंसर देना। अब आपका होमवर्क क्या है, क्योंकि हमने कहा था कि अभी हम लोग सिर्फ थ्योरी पे ध्यान देंगे, न्यूमेरिकल्स पे अब हम लोग आने का समय आ गया है। तो आपको 2 न्यूमेरिकल हम आपको थ्योरी में, ये इसमें होमवर्क में देते हैं, आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.3 या 2.4 आपसे बनेगा, बनाइएगा। आप 2.1 और 2.2 भी ट्राई कर सकते हैं, यानी एग्जाम्पल 1 से लेकर के 4 तक आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, आपसे सॉल्व होना चाहिए। और हमने इसका लॉजिक आपको इस दोनों एग्जाम्पल में समझा दिया, उसका वो काम आएगा आपको एग्जाम्पल नंबर 2.3 में। तो इन सारी बातों को नोट करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग ज्यादातर फोकस करेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, और उसमें हम लोग कुछ SC वर्मा का भी न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, ओके।